हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूपी बीएड से संबंधित 100 प्रश्न करने वाले हैं हिंदी और जीके के। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और आने वाले जो आपके बीएड के एग्ज़ाम हैं उसमें इनमें से प्रश्न अवश्य आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो लाइक करें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला प्रश्न है, मातृदेवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? मातृदेवी की पूजा की सभ्यता से संबंधित थी दोस्तों। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, मातृ पूजा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। यहाँ पे नारियों की बहुसंख्यक मूर्तियाँ मिली थी, इसी के कारण इन्हें मातृदेवी से संबंधित माना जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? ठीक है, राजस्थान का जो माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो किस धर्म के अनुयायियों द्वारा निर्मित किया था दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 है, गीत गोविंद किसकी कृति है? तो गीत गोविंद जो है जयदेव की कृति है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में निवास करता था। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक दोस्तों कब हुआ था? तो राइट उत्तर हो जाएगा 1664 ईस्वी में। ठीक है, और इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, अकाल तख्त का निर्माणकर्ता इनमें से कौन सिख गुरु थे? तो अकाल तख्त के निर्माणकर्ता थे गुरु हरगोविंद जी। ठीक ना, गुरु हरगोविंद जी अकाल तख्त के निर्माण करता थे। सिखों का एक सैनिक शक्ति के रूप में बदलने का श्रेय भी गुरु गोविंद को ही है। ठीक है, गुरु हरगोविंद को। चलिए प्रश्न नंबर 6 प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? बहुत आसान क्वेश्चन है। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा ने। चलिए प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई थी? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत में। ठीक है, भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी भारत के सूरत में खोली गई थी। ठीक है, मुगल सम्राट जहांगीर के समय में यह खोली गई थी 1613 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 8 है, बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही? यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ लेंगे एक बार कि कौन कहाँ से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। ठीक है, तो बेगम हजरत महल जो थी वो दोस्तों लखनऊ से नेतृत्व की थी। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरसीज कादिर को नवाब घोषित कर दिया था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील निशानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा है? तो इससे जुड़ा स्थल है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चंपारण। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 है, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, केसरी का संपादन किसने किया था? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजी खेर जी ने केसरी पत्र का संपादन किया था। प्रश्न 11 है, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत किया था गांधी जी ने। ठीक है, दांडी यात्रा की शुरुआत गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ स्टार्ट किया था। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया तथा सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, ये तारीख पूछी जाती है दोस्तों, 6 अप्रैल 1930 की। ठीक है, इन्होंने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की वहीं से शुरुआत हुई।
चलिए प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र जो है आकार में पृथ्वी के समान है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है और इसे ही शुक्र को ही सांझ का या भोर का तारा भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, टुंड्रा है। टुंड्रा क्या चीज़ है? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शीत मरुस्थल है टुंड्रा। ठीक है, शीत मरुस्थल है टुंड्रा, तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 14 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्षोभमंडल कहा जाता है। ठीक है, वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्षोभमंडल कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख का पठार। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी नासिक के निकट महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17 है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोंकण तट। ठीक है, पश्चिमी भाग के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 18 है, वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे ह्यूमन कोड। ठीक है, वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे ह्यूमन कोड कहते हैं। 19वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सहकारी कृषि उत्तरदायी नहीं है दोस्तों, बाकी सब उत्तरदायी हैं। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? तो नावा सेवा, मारमागोवा और कोची ये तो पश्चिमी तट से संबंधित है, लेकिन तूतीकोरिन जो है ये पूर्वी तट पे है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है, किससे होती है दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी विक्षोभों से। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, सामूहिक उपभोग का अर्थ है। सामूहिक उपभोग का क्या अर्थ है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, घरेलू खपत। सामूहिक उपभोग का अर्थ है घरेलू खपत। चलिए प्रश्न नंबर 23 है, राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है दोस्तों एनएनपी साधन लागत। ठीक है, एनएनपी साधन लागत के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 24 है, भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, बिक्री कर। ठीक है, भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है बिक्री कर। चलिए प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यह 19 का है दोस्तों, तो ये बीत चुका है प्रश्न। 22 में मेजबानी भारत किया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो चेक है वो वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित दर से कम थी? ठीक ना, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना में। प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों,
संविधान की स्थिति को पूर्णतः बनकर तैयार हो गया था? तो सभी को उत्तर पता होगा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हो गया था। राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 29 है, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सभी लोगों को इस प्रश्न का भी उत्तर ज्ञात होगा, कमेंट बॉक्स में पिन करें। भारत की जनता जो है भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? तो जिस शिक्षा शब्द है दोस्तों वह संबंधित है समवर्ती सूची से। ठीक है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों को है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। तो पहले यह राज्य सूची में था, बाद में हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया। चलिए प्रश्न 31 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 31 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 33। ठीक है, भारत के संविधान के 33वां अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं। प्रश्न 32 है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? तो जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों वह वैधानिक अधिकार हो गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो है वैधानिक अधिकार है। चलिए प्रश्न नंबर 33 है, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत के संविधान के अंतर्गत जो नीति निर्देशक के सिद्धांत हैं उनके मुख्य उद्देश्य ये हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक ना, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न 34 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है। कितना प्राप्त करना आवश्यक है दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी क्या है कि कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत। ठीक है, ये प्राप्त करना आवश्यक है राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु। प्रश्न नंबर 35 है, गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है? गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है दोस्तों तो शक्ति पुंजों से तटस्थता गुट निरपेक्षता का तात्पर्य होता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 36 है, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना दोस्तों? तो वर्ष 1945 ईस्वी में भारत जो है राष्ट्र संघ का सदस्य बना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हम ऐसे ही वीडियो आपको रोज़ लेकर आएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 37 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा सी, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति करना। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? तो राइट उत्तर हो जाएगा 38 का बी, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है कोच को। प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों, अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना प्रारंभ हुआ? तो अर्थशास्त्र का नोबेल जो है वह स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल जो है स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाता है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 40 है, स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद माउंट गोमरी। ठीक है, सैयद माउंट गोमरी के द्वारा स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक लिखी गई थी। प्रश्न 41 है दोस्तों, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो खालिस्तान में स्थित है को एक अधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया, वह कहाँ स्थित है? तो जो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, इसी को आव्रजक चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है,
याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न 42 है दोस्तों, संघाई कोऑपरेशन संगठन में कौन कौन देश शामिल है? संघाई कोऑपरेशन संगठन में कौन कौन देश शामिल है? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, संघाई कोऑपरेशन में चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान शामिल है। प्रश्न 42 हो गया। 43वां प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है दोस्तों पार्सेक। अगला प्रश्न है दोस्तों, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, न्यूटन ने। गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। चलिए प्रश्न नंबर 46 अर्थात 46 है, डीटीपी का विस्तार बताएं। डीटीपी का विस्तार करें, क्या हो जाएगा डीटीपी का पूरा विस्तार? ऑप्शन नंबर ए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग डीटीपी का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर 47 है, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंजोइक अम्ल। ठीक है। प्रश्न नंबर 48 है दोस्तों, मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र स्थापना करता है? मस्तिष्क जो है किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरुरज्जु के साथ। ठीक है, जो मस्तिष्क है मेरुरज्जु के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है। प्रश्न नंबर 49 है, रंग वर्णांधता किसके प्रकार का रोग है? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिक। ठीक है, रंग वर्णांधता दोस्तों आनुवंशिक रोग है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। यह रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ठीक है, इसीलिए आनुवंशिक रोग है। चलिए प्रश्न नंबर 50 है, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के शासनकाल में आया था? चीनी यात्री फाहियान जो था किस शासक के समय में भारत आया था दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी भारतीय फाहियान भारत आया था। ठीक है, तो ये थे हमारे 50 प्रश्न जीके के। अब हम हिंदी के कुल 50 प्रश्नों को देखेंगे। चलिए प्रश्न 51 देखते हैं हिंदी का। प्रश्न है, इसमें निर्देश दिया गया है 51 और 52 निम्नलिखित शब्दों के विलोम बताइए। ठीक है, 51वां प्रश्न है, अभिसरण। अभिसरण का विलोम क्या होगा दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा अभिसरण का विलोम अपसरण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 52वां प्रश्न है, सुषुप्त का विलोम बताइए। सुषुप्त का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा जागृत। ठीक है, सुषुप्त का विलोम जागृत होता है। चलिए प्रश्न नंबर 53 है, निर्देश 53 और 54 के लिए जिन वाक्यों में से सही वाक्य चुनिए। तो निम्न वाक्यों में से सही वाक्य चुनिए। तो इनमें से सही वाक्य बताना है। ऑप्शन ए है, गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, पूर्वार्ध रविवार को वह मुंबई जाएगा। राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 54 है, शुद्ध वाक्य छाटना है। आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का सम्मान हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना चाहिए। राइट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 55 है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। एक शब्द बताना है। दिशाएं ही जिसका वस्त्र है उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे दिगंबर। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 56 है, युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? युद्ध की इच्छा रखने वाला, तो युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 57वां प्रश्न है, आमलक का तद्भव शब्द बताइए। आमलक
का तद्भव शब्द बताइए दोस्तों। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंवला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आंवला का तत्सम होता है आमलक। प्रश्न 58 है, तिनका का तत्सम शब्द कौन सा है? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तृण। तृण जो है तिनका का तत्सम रूप है। प्रश्न नंबर 59 है दोस्तों, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द जो है प्रविशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है, परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? तो परिश्रमी शब्द से जो दोस्तों वो कौन से शब्द का बोध होता है? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुणवाचक। ठीक ना, यह एक गुण है इसलिए गुणवाचक विशेषण का बोध होता है। चलिए प्रश्न नंबर 61 है दोस्तों, मंदिर का पर्यायवाची है। मंदिर का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, देवगृह मंदिर का पर्यायवाची है। प्रश्न 62 है दोस्तों, तृष्णा का पर्यायवाची क्या है? तो तृष्णा का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लिप्सा। चलिए प्रश्न नंबर 63 है, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। 64वां प्रश्न है, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद है। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद कौन सा है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत धन चित धन आनंद। प्रश्न नंबर 65 है, जुगुप्सा जो है किस रस का स्थायी भाव है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। अद्भुत विस्मय का है, और भयानक का भय है, रौद्र का क्रोध है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 66 है, सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होता है? सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ होता है दोस्तों किसी व्यक्ति की तच्छ पर प्रशंसा करना। ठीक है, तच्छ नहीं होगा, तुच्छ प्रशंसा करना। ठीक है, सूरज को दीपक दिखाना। चलिए प्रश्न नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा कन्नड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कन्नड़ जो है द्रविड़ परिवार की भाषा है। प्रश्न 68 है, उसमें क्या करना है दोस्तों? निम्नांकित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी विकल्प का चयन कीजिए, अर्थात शुद्ध वर्तनी छांटना है। तो इसमें बताना है कौन सा इसमें शुद्ध है। तो 68वां का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भौगोलिक शुद्ध है। 69 प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, प्रफुल्लित जो है सी ऑप्शन में वो शुद्ध हो जाएगा। प्रश्न 70 देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें भी जगाता है। किसमें जगाता है? उसमें क्या जगाता है दोस्तों स्वावलंबन? तो स्वावलंबन उसमें आत्मविश्वास भी जगाता है। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, चलिए प्रश्न नंबर 71 है, बीड़ा उठाना से तात्पर्य है। तो बीड़ा उठाना अर्थात दृढ़ संकल्प करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दृढ़ संकल्प करना। चलिए प्रश्न नंबर 72 है दोस्तों, मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीतना का अर्थ क्या होता है? गढ़ जीतना का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो इसका अर्थ होता है कठिन कार्य पूरा होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 73 है, अंग, य, ड़, न और म कौन से व्यंजन हैं? तो ये दोस्तों अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अंग, य, ण, न, म ये पंचमाक्षर है और ये अनुनासिक कहलाते हैं। नाक के द्वारा या नासिका के द्वारा इनका उच्चारण किया जाता है।
प्रश्न नंबर 74 है, वह आया और मैं चला गया। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुच्चय बोधक अव्यय। जो और है ये समुच्चय बोधक अव्यय होता है, और इसलिए, ठीक है, तथा, या, ये सब क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। चलिए प्रश्न नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आज जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए प्रश्न नंबर 76 देखते हैं दोस्तों। 76वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। इसमें एक वाक्य गलत है दोस्तों, वही पहचानना है। तो 76 प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? मेरे ऊपर कृपा करें, ठीक है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या होना चाहिए यहाँ पे? मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे ऊपर नहीं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 77 है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें मिश्र वाक्य का चयन करने के लिए दोस्तों सिर्फ आपको की और कामा का ध्यान रखना है, ठीक है। की और कामा, ये जहाँ दो चीज़ें दिख जाए उसे ही मिश्र वाक्य आप समझकर लगा देंगे। इसमें किसमें की और कामा दिख रहा है, या की दिख रहा है, या फिर कामा दिख रहा है? तो सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, ठीक है, राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 78 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? देखो, सम धनयोग से संयोग बना है, ये इसमें तो उपसर्ग है। विद देश से विदेश बना है, इसमें भी है। अतिधन अधिक से अत्यधिक बना है, सुरेश, ठीक है, सूराधन इससे सुरेश बना है, तो इसमें उपसर्ग नहीं है, ये समास है, ठीक है, संधि है। चलिए, तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 78 का डी हो जाएगा। 79 प्रश्न है, गर्व शून्य शब्द से में समास है। गर्व शून्य शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा करण तत्पुरुष, गर्व से शून्य होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 80 है दोस्तों, सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना का अर्थ है, सब्ज बाग दिखाना का क्या अर्थ है दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लालच देकर बहकाना, ठीक है। प्रश्न 81 है, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? अधिधनकांश गलत, अनुधनवित गलत, प्राणधनयाम गलत, त्रिपुर धन अरि त्रिपुरारी, त्रिपुर धन अरि त्रिपुरारी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, पंचानन। पंचानन में कौन सा समास है दोस्तों? तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? पंचानन में कौन सा समास हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ठीक है। पंचानन में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 82 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर बहुब्रीहि नहीं होता दोस्तों तब द्विगु समास को हम टिक करते हैं, ठीक ना, 5 आननों वाला, ठीक है, या 5 आननों का समूह, ये बताते। 5 आननों वाला बहुब्रीहि हो जाएगा, 5 आननों का समूह द्विगु हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 83 देखते हैं, 3-13 करना। 3-13 करना अर्थात इसका क्या अर्थ हो जाएगा? 3-13 करना का अर्थ होता है पृथकता की बात करना, पृथकता की बात करना। चलिए प्रश्न नंबर 84 है, हंसे के ब्याह में खरपे का गीत। हंसे के ब्याह में खरपे का गीत, राइट उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? 84 का क्या अर्थ हो जाएगा? तो अर्थ इसका हो जाएगा दोस्तों
सी असंगत बातें करना। 85 प्रश्न है देव्य धन अर्पण, ठीक है, देव्य और देव्यर्पण में संधि विच्छेद है, कौन सा है दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवी धन अर्पण से बना है देव्यर्पण, ठीक है, यण संधि का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 86 है दोस्तों, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पुस्तकीय में ई प्रत्यय है, 86 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। सी प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताइए, ठीक है, वाक्य में रेखांकित पद का संज्ञा भेद बताना है, ठीक है, तो स्वतंत्रता ही रेखांकित पद है, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 88 है दोस्तों, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, मैं, मुझे, मेरा, ये सब क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, तेरा, ठीक है, अन्य में वह, उसका, वो, ठीक है, ये आएंगे। प्रश्न नंबर 89 है दोस्तों, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष्य, ठीक है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 90 है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साधित सकर्मक धातु, ठीक है, साधित सकर्मक धातु कहते हैं उसे। 91 प्रश्न है, प्रेम वाटिका किसकी कृति है? तो राइट उत्तर हो जाएगा प्रेम वाटिका जो है रसखान की कृति है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1671 ईस्वी में हुई थी इसकी रचना, इसमें भक्ति और श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता है। प्रश्न नंबर 92 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थी नहीं है? अली शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूपसी अली का शब्द अनेकार्थी नहीं है, जबकि सखी, भ्रमर और दिक्षु अली के अनेकार्थी शब्द हैं। प्रश्न नंबर 93 है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए अब से डेली बीएड के एंट्रेंस के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। चलिए, तो, थो, दो, धो और स आदि का उच्चारण स्थान क्या है? तो, थो, दो, धो और स का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंत, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 94 है, निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता? निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयोग नहीं होता दोस्तों? तो जो है हाथी, हाथी है जो, ये पुल्लिंग है। दही भी पुल्लिंग होता है, पानी भी पुल्लिंग होता है। नदी क्या है? स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर सी 94 का बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 है, सप्तधन ऋषि से बनी संधि है सप्तर्षि, ठीक है, कौन सी संधि बनेगी? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गुण संधि, ठीक है। प्रश्न 96 है, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। बाढ़ पीड़ितों के सहायता के संबंध में किसे पत्र लिखा जाता है दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिलाधिकारी महोदय को, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 97 है, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? तो ठेले पर हिमालय जो है धर्मवीर भारती की रचना है, और यह निबंध विधा की रचना है, ठीक है।
ठेले पर हिमालय एक निबंध है जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। इसमें लेखक ने नैनीताल से कौसानी तक की यात्रा का रोचक वर्णन किया है। ठीक है, नैनीताल से कौसानी तक का। प्रश्न 98 है दोस्तों, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रैदास। रैदास अष्टछाप में नहीं थे। चलिए प्रश्न नंबर 99 है, किस वाक्य में आप अपादान कारक है? किस वाक्य में अपादान कारक है? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय से गंगा निकलती है, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह जाना या दूरी को ही, अलगाव को ही हम क्या कहते हैं? अपादान कारक। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 100 है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आंगन जो है अशुद्ध वर्तनी है। चंद्र बिंदु के साथ आंगन लिखा जाता है। ठीक है, आंगन इस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।